हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रिंसिपल था दैट इट इज बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। और सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन के अंदर होता क्या है दैट रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होनी चाहिए कि उस टोटल रिएक्शन के अंदर हमारे पास में ऑन एन एवरेज एक न्यूट्रॉन क्या रहे, शेष रहे, या एक न्यूट्रॉन हमारे पास में बचे जो उस रिएक्शन को क्या करे, फर्दर प्रोसीड कर सके। तो यहां तक तो बात हो गई थी हमारे प्रिंसिपल की न्यूक्लियर रिएक्टर की। अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। कल हमने जिक्र किया था न्यूक्लियर फ्यूल का, तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, कंट्रोल रोड्स हो गई, कूलेंट्स हो गए, मॉडरेटर हो गए, और उसके अलावा पंप्स हो गए। ये सारी चीजें ही, ये सारा मैं क्या कहूँ, पार्ट्स कह सकती हूँ हमारे टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो आज उसके अंदर से हम हमारा वेरी फर्स्ट पार्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स को कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो जनरली यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को यूज करके हम लोग जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन कैसी है, उसको सॉलिड फ्यूल चाहिए या उसको लिक्विड फ्यूल चाहिए। जनरली जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं बच्चों वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस को देखते हुए या कुछ ऐसी हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से हमको लिक्विड फ्यूल भी कई जगह पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूल आता कहां से है। देखो, न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूरेनियम 235 का यूज कर रहे हैं या फिर प्लूटोनियम 239 और 241 का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जो धातुएं, मैं कहूं एक तरीके से, धातु तो इन्हें नहीं कह सकती, बट ये जो हमारे तत्व है, ये जो हमारे मैटर है, ये निकलते हैं कहां से, हमारे पृथ्वी से। या फिर मैं कहूं कि हम लोग क्या करते हैं, जब माइनिंग करते हैं, इनका खनन होता है, इनकी माइनिंग होती है, ये माइनिंग होने के बाद में इनको हम लोग फिर रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद में हम इसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई होने के बाद में कहीं जाकर के इनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, एज अ फ्यूल हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो, फ्यूल को यूज होने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या बच जाता है, रेसिड्यू बच जाता है। फ्यूल यूज होने के बाद में उसका रेसिड्यू तो बचेगा ही। जैसे कोयले को यूज कर देते हैं, उसके बाद में क्या बचती है हमारे पास में, राख बचती है। तो कोयले का जब बर्न कर दिया तो उसका रेसिड्यू तो हो गया, वो राख है ना, वो ऐश जो बचती है आफ्टर बर्निंग द कोल। तो उसी तरीके से जब हम लोग रेडियो एक्टिव फ्यूल को या न्यूक्लियर फ्यूल को, यूरेनियम 235 को या मैं कहूं प्लूटोनियम 239 एंड 241 को यूज करते हैं, तो उसके बाद में भी हमारे पास में कुछ शेष तत्व बच जाते हैं, या फिर हमारे पास में रेजिड्यू की फॉर्म के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बच जाते हैं। उनको हमको क्या करना रहता है, उनको हमको डिस्पोज करना होता है, डिस्पोजिंग। और ये जो रेडियो एक्टिव फ्यूल्स हैं या रेडियो एक्टिव हमारे पास में वेस्ट कहूं, मोर प्रिसाइसली उन्हें वेस्ट कह सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। वो सारी की सारी चीजें एनवायरमेंटल जो इंजीनियर्स होते हैं, एनवायरमेंटल जो साइंस की स्टडी करते हैं, वो उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। या अभी हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट न्यूक्लियर फ्यूल्स की, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि न्यूक्लियर फ्यूल्स हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं, कैसे यूज करके, और कौन कौन सा इसका साइकिल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में किन फैक्टर्स पे बेस्ड पे हम लोग उनको यूज करते हैं। अब इसको अगर हमको लिखना हो एग्जाम में, हमको क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 241। ओके, the form of nuclear fuel used in nuclear reactor depends on the various factor. Generally, reactors uses fuel in the solid form, but there are some reactors used fuel in a liquid form. यही मैंने आपको कहा, कुछ रिएक्टर के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर फ्यूल यूज होता है और कुछ रिएक्टर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या होता है, फ्यूल यूज होता है।
उसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट हम लिख के आएंगे, देखो ये हिंदी में भी अगर किसी को जानना हो तो वो लिख सकता है और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के जो प्रकार या रूप है कई कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यतया ईंधन ठोस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु कुछ रिएक्टर्स में द्रव के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट इज fissionable material when slow neutrons interact with nuclear fuel, its fission starts and the controlled chain reaction is allowed to follow। देखो होता क्या है, जब न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर हमारा न्यूट्रॉन्स आकर के इंटरेक्ट करेगा या न्यूट्रॉन आकर के इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, फ्यूजन को स्टार्ट करेगा। क्योंकि ये मटेरियल कैसा है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो कैसा है, फिशनेबल मटेरियल है। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल की फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, यूरेनियम का यूज कर रहे हैं या प्लूटोनियम का यूज कर रहे हैं। ये दोनों ही मटेरियल कैसे हैं, ये दोनों ही मटेरियल फिशनेबल है। और सिंस ये मटेरियल फिशनेबल है तो ये क्या करेंगे, हमारे जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन को, चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में क्या कर देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। यही हमने लिखा है, हिंदी में भी इसको रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियर ईंधन फ्यूजनेबल मटेरियल होता है जब मंद न्यूट्रॉन यानी कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ईंधन पर आपतित होता है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो इस प्रोसीजर को बता रहा है कि ये टोटल प्रोसीजर क्या कहलाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग, रिफाइनिंग, प्योरीफाइंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। उस पूरे को सम्मिलित तौर पे या संपूर्ण इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं। हिंदी में इसको मैं आपको रीड करके बता दूं दैट न्यूक्लियर ईंधन को निकालने अर्थात खनन, संशोधन का मतलब होता है रिफाइनिंग, शुद्धिकरण यानी प्योरीफाइंग और ईंधन के रूप में प्रयोग तथा निस्तारित करने के संपूर्ण प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ईंधन चक्र कहते हैं। तो यहां तक आई होप आपको जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का जो हमारा डायग्राम है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करके आएंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो इसकी जो वर्किंग है वो हमको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम को। तो इसके डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्यूल रॉड्स। देखो फ्यूल रॉड्स बेसिकली हमारे पास में रॉड्स होती है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से बनी होती है। अभी हमने न्यूक्लियर फ्यूल को पढ़ा है। न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म के अंदर हम लोग यूरेनियम या प्लूटोनियम का यूज करते हैं। ये देखो रॉड्स होती है जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा यूरेनियम पैक्ड रहता है ना। तो कुछ डिस्टेंस पर होती है, ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मान लो। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दी, चार फ्यूल रॉड्स को ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो फ्यूल रॉड्स के बीच में जो स्पेसिंग है बच्चों, स्पेसिंग के अंदर हमारे फिटेड रहती है कंट्रोल रॉड्स। देखो यहां पर हम लोग कंट्रोल रॉड्स को ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल रॉड्स क्या करती है, कितने न्यूट्रॉन को इसके अंदर पास करवाना है इस सबका क्या करती है, कंट्रोल करती है। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है जिनसे इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी हाइट तक ये फ्यूल रॉड्स के अंदर क्या करेगी, इंसर्ट करेगी। इनको जरा थोड़ा डार्क बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। आप साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको ड्रॉ करने में आसानी रहे और इसके वर्किंग को भी ड्रॉ करने के साथ साथ में अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर ये हमने फ्यूल रॉड्स ड्रॉ कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स हमने ड्रॉ कर दी है। अब इसके आसपास हम लोग बनाएंगे एक चेम्बर। तो चेम्बर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक पूरे बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर देंगे। इस तरीके से। और यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक और बाउंड्री करेंगे जिसको हम लोग यहां से रखेंगे ओपन। ओके, इस चेम्बर का क्या यूज है वो भी अभी हम आपको बताते हैं।
अब देखो इस चेम्बर के अंदर हमारा जो फिल्ड रहता है वो होता है कूलेंट। कूलेंट इसके अंदर क्या रहेगा, फिल्ड रहेगा। टोटली इसके अंदर क्या फिल्ड रहेगा, हमारा कूलेंट। ओके, अब यहां पर ये जो हमारा कूलेंट है, अब ये कूलेंट यहां से जाएगा और अगेन यहां पर हमको यहां पर भी इसको क्या करना है, यहां पर भी इसको ओपन रखना है ताकि हमारा जो कूलेंट है पंप से कनेक्ट हो सके। यहां पर एक पंप लगाएंगे हम लोग, पंप को क्रॉस से शो कर देते हैं। यहां पर भी क्या फील्ड रहेगा, टोटली कूलेंट। कूलेंट क्या होता है वो हम लोग इसके वर्किंग के अंदर आराम से पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसका हम लोग क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी टोटल कूलेंट है। अब ये जो टोटल हमारा अरेंजमेंट है किस किस का, फ्यूल रॉड्स का, कंट्रोल रॉड्स का और इस कूलेंट के चैम्बर का, वो टोटली किस में रहता है, क्योंकि यहाँ पर ही ह्यूज अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। और सिंस ये एनर्जी कहीं घातक ना हो जाए बाहर के लिए, इसीलिए इतने अरेंजमेंट को पूरा पैक रखते हैं हम लोग, किससे, कंक्रीट की वॉल से। इसके अंदर जो कंक्रीट होता है वो भी काफी अच्छा वाला कंक्रीट यूज किया जाता है, M40 का। और कंक्रीट की वॉल की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर के, सॉरी 2 to 2.5 मीटर के आसपास की होती है। और ये काफी ज्यादा थिक वॉल होती है ताकि इसकी जो रेडिएशंस है, या मैं कहूं इसके जो एनर्जी की वजह से जो रेडिएशंस है वो क्या जाए, बाहर नहीं जाए। यहाँ पर देखो ये कंक्रीट वॉल हमने बना दी है। अब यहां से जो कूलेंट है मेरा, कूलेंट स्टीम की फॉर्म के अंदर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हीट एक्सचेंज चेम्बर के अंदर जाएगा या हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा। तो हीट एक्सचेंजर को थोड़ा सा हमको स्पाइरल बनाना है, इस तरीके से 2-3 स्पाइरल देकर के उसको हम लोग स्ट्रेट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहां से क्या होगी, हमारी जो स्टीम होगी वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। और यहां से ये स्टीम जो है वो ट्रेवल करके देखो किससे कनेक्ट हो जाएगी, हमारा जो पंप है इससे, इस पंप से ये कनेक्ट हो जाएगी। और यहां पर एक और आउटलेट बनाएंगे हम लोग स्टीम का। ये आउटलेट जो होगा वो क्या करेगा, बेसिकली इधर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे जो स्टीम जनरेटेड होगी, यहाँ पे भी एक क्या रहेगा, मेरा आउटलेट रहेगा। यहां से जो स्टीम जनरेट होगी वो जाएगी टरबाइन की तरफ। देखो यहां पर क्या लगा होगा, मेरा टरबाइन। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक टरबाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और ये टरबाइन मेरा फर्दर कनेक्टेड होगा जनरेटर से, है ना। और जनरेटर से जो हमारे पास में एनर्जी होगी वो क्या क्या प्रोड्यूस कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर। और ये क्या है, हमारा टरबाइन। अभी लेबलिंग हम लोग कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आ रही है, हीट आ रही है या स्टीम आ रहा है। अब ये जो बची हुई स्टीम है, जो टरबाइन को घुमाने के काम आने के बाद में जो बच गई है, वो क्या होगी, यहाँ पर एक आउटलेट होगा इस टरबाइन में, वहां से इधर की तरफ बैक आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो टरबाइन का आउटलेट है, वहां से जो बची हुई हमारी स्टीम है वो यहाँ पर आएगी कोल्ड वाटर में, या इसको मैं क्या कहूँ, कंडेंसर के अंदर। यहाँ पर हम लोग रखेंगे कोल्ड वाटर। ओके, तो इस कोल्ड वाटर में यहाँ पर ये स्टीम आ करके वापस यहाँ से जाती हुई किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्टीम चेम्बर के अंदर आ जाएगी। और अगेन जो ये क्या होगी, टरबाइन के अंदर, टरबाइन को मूव कराने के लिए यूज हो जाएगी। तो अब हम लोग इसकी पूरी लेबलिंग कर देते हैं और इसका जो वर्किंग है उसको समझ लेते हैं। तो इसकी लेबलिंग के अंदर जो वेरी फर्स्ट हमारे पास में थे वो थे फ्यूल रॉड्स। देखो बच्चों क्या है हमारे पास में, ये यहाँ पर क्या है, क्या अवेलेबल है मेरे पास में, फ्यूल रॉड्स।
उसके बाद में जो हमारे पास में है वो है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या करती है, जो कितने न्यूट्रॉन्स हैं जो बाहर की तरफ आने चाहिए, ये कंट्रोल होगी कितनी हाइट तक मेरी क्या जा रही है, कंट्रोल रॉड्स अंदर की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ है। तो यानी कि फ्यूल रॉड्स है मेरे पास में, कंट्रोल रॉड्स है मेरे पास में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये पूरा जो चेम्बर है वो फिल्ड रहता है मॉडरेटर से। मॉडरेटर का जो वर्किंग है वो अपने को पता है। मॉडरेटर किसके काम आता है, मॉडरेटर जो बेसिकली है यूज आता है न्यूट्रॉन्स के एब्जॉर्प्शन के अंदर। यहाँ पर पूरा ये ग्रीन कलर से जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर फिल्ड रहता है मॉडरेटर। आई होप आपको ये विजिबल होगा। यहाँ पर क्या रहता है, टोटली मॉडरेटर इसके अंदर फिल्ड रहता है। तो मॉडरेटर को भी हम लोग लेबल कर देते हैं। ये मेरे पास में क्या है, मॉडरेटर, हिंदी में हम इसको कहते हैं मंदक। और उसके बाद में यहाँ पर कूलेंट फील्ड रहता है। देखो बच्चों, कहाँ पर, ये जो है यहाँ पर टोटली क्या फील्ड है मेरा, कूलेंट। और यहाँ पर देखो बच्चों, कूलेंट इस डायरेक्शन के अंदर जो कौन सा कूलेंट है, कूलेंट कौन सा, कोल्ड कूलेंट। और इस डायरेक्शन के अंदर जो मेरा कूलेंट जाएगा वो जाएगा हॉट कूलेंट। क्योंकि जब हॉट कूलेंट जाएगा तभी तो वो क्या करेगा, ये जो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पर ये क्या है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर यहाँ पर टोटली वाटर फिल्ड रहता है मेरा। यहाँ पर वाटर फील्ड रहता है, यहाँ से क्या आता है, हॉट कूलेंट आता है। और यहाँ पर क्या है, मेरा वाटर फील्ड है। तो क्या करेगा, यहाँ पर स्टीम जनरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्टीम जनरेशन होगी, स्टीम सिंस क्या रहती है, हल्की रहती है, तो वो क्या जाएगी, ऊपर की तरफ रहेगी। फिर यही जो स्टीम है एनर्जी की फॉर्म के अंदर, यही स्टीम क्या जाएगी, इस आउटलेट से इस टरबाइन तक जाएगी और इस टरबाइन को क्या करेगी, मूव करेगी। और जब ये स्टीम इस टरबाइन को मूव करेगी तो उस टरबाइन की मूविंग की वजह से यहाँ से जनरेटर में क्या मेरे पास में प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर जो स्टीम बच जाती है वो स्टीम देखो बच्चों, इस वाले आउटलेट से, इस आउटलेट से वापस क्या आ जाएगी, इस कोल्ड वाटर के अंदर आ जाएगी, कंडेंसर के अंदर। और अगेन ये वापस किस में चली जाएगी, हमारे हीट एक्सचेंजर के अंदर। और ये हीट एक्सचेंजर अगेन क्या करेगा, इस टरबाइन को मूव करने के लिए यहाँ से हीट दे देगा। तो ये पूरा हमारा क्या था, डायग्राम हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर का। यहाँ पर ये जो है, ये हम लोग यूज करते हैं पंप। पंप क्यों यूज करते हैं हम लोग, पंप यहाँ से ये जो हमारा कूलेंट है, कोल्ड कूलेंट, उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंप का यहाँ पर यूज करते हैं। और ये पूरा जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग कंक्रीट वॉल से क्या करते हैं, कंक्रीट वॉल से एनक्लोज रखते हैं। कंक्रीट वॉल की जो थिकनेस है 2 to 2.5 मीटर तक की होती है, ताकि इससे जो निकलने वाली रेडिएशन है वो इस चेम्बर से क्या हो, बाहर की तरफ ना आ पाए। और इस पूरे अंदर के अरेंजमेंट को, जहां पे मॉडरेटर फील्ड है, उसके अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग हो गया और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या होगा, डायग्राम हो गया। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका जो वर्किंग है, क्या वर्किंग रहती है, फ्यूल रॉड्स की क्या वर्किंग रहती है, मॉडरेटर की क्या वर्किंग रहती है, कूलेंट की, और किस तरीके से ये पूरा प्रोसीड करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।